दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप भी प्रसन्न होंगे ऐसी आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं नए टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं मिथक को लेकर के। इस पूरी वीडियो के माध्यम से हम ये समझाएंगे आपको कि मिथक क्या है, उदाहरण सहित बात करेंगे और साहित्य में मिथक की उपयोगिता वगैरह को लेकर के चर्चा करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएँ और लगातार आपको वीडियो मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो मिथक को लेकर के। मिथक पश्चिम में, विशेष रूप से अमेरिका में मिथक आलोचना का प्रसार हो रहा है। इसे एक सार्वभौम तथा वैज्ञानिक पद्धति माना जाता है। साहित्य ही नहीं, मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में भी मिथक पर महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं और किए जा रहे हैं। मिथक शब्द अंग्रेजी के मिथ के हिंदी रूपांतरण से निर्मित हुआ है। मूलतः यह शब्द यूनानी के माइथोस, लैटिन के मिथस और जर्मनी के मिथोस का ऋणी है, यानी कि इन 3-4 शब्दों के माध्यम से निकल करके आया है। वस्तुतः मिथक परंपरागत या अनुश्रुत कथा है जो किसी अति मानवीय तथा कथित प्राणी या घटना से संबंध रखती है। अनुश्रुत मतलब लगातार जिसको सुनते हुए हम आते हैं परंपरागत तरीके से। जैसे मैं आपको सुना रहा हूँ, आप किसी और को सुनाएं, वो किसी और को सुनाएं, तो ऐसे। विशेषतः इसका संबंध देवताओं, विश्व की उत्पत्ति तथा विश्ववासियों से है। ये एक ऐसा विश्वास है जो बिना किसी तर्क के स्वीकार कर लिया जाता है। सामान्यतः मिथ एक मिथ्या कथा है जिसकी सच्चाई की परीक्षा नहीं की जाती। फ्रेजर, हैरिसन, एम.ए. कॉर्नेफोर्ड आदि ने मिथक के सृजनात्मक पहलुओं को आगे बढ़ाया है। फ्रायड और उनके मतानुयायी मिथक को स्वप्न का सजातीय मानते हुए उसे इच्छा पूर्ति का एक विधान स्वीकारते हैं। जिस प्रकार हमारा अवचेतन मन सदैव अपनी दमित कामनाओं को दिवा स्वप्नों के द्वारा पूरा करता है, उसी प्रकार आदिम काल से ही मानव अपनी राग द्वेष जन्य इच्छाओं, वासनाओं तथा मृत्युजन्य संत्रास की भावनाओं को मिथक के रूप में प्रतिफलित करता है। ग्राहम हफ के अनुसार मिथक की परिभाषा क्या है? मिथक की विभिन्न भाषिक अभिव्यक्तियां हो सकती हैं। अधिकांश मिथक होते हैं तथा प्राकृतिक व्यवस्था तथा ब्रह्मांड की आदिम व्याख्याएं प्रस्तुत करते हैं। शास्त्रीय लेखकों के पास एक बना बनाया मिथक शास्त्र होता है प्राचीन लोगों के समय में। आज लेखकों ने अपना मिथक शास्त्र स्वयं तैयार किया है ताकि उन्हें अपने विश्वासों का संवाहक बना सकें। मिथक को आदिम मनुष्य की चेतना का प्राथमिक सृजनात्मक बिंब कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति के संबंध में भी विवाद है कि भाषा पहले अस्तित्व में आई अथवा मिथक। ये विवाद रहा है, चलता रहा है। मिथक के संदर्भ में विभिन्न विचारकों के मत क्या क्या हैं, हम उनको यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि विको जो विचारक है वो क्या कहते हैं? भाषा की उत्पत्ति सांकेतिक अभिव्यक्ति से हुई, मिथक भाषा विकास की मंजिल है। हर्डर क्या कहते हैं मिथक के बारे में? भाषा का आविर्भाव मिथक से हुआ है। मैक्स मुलर कहते हैं कि मिथक की उत्पत्ति भाषा से हुई एवं भाषा के रोग के समान है। ये कैसिरर कहते हैं, कैसिरर ने भाषा और मिथक की उत्पत्ति एक साथ मानी है। भारतीय विद्वानों के अनुसार मिथक की क्या परिभाषा है मिथक के लिए? डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ कहते हैं मिथक मानव जाति का सामूहिक स्वप्न एवं सामूहिक अनुभव है और स्वप्न एक व्यक्ति की सुप्त आकांक्षा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मिथक के लिए कहा है कि मिथक तत्व वस्तुतः भाषा का पूरक है। सारी भाषा ही इसके बल पर खड़ी है। साहित्य में मिथक अनंत अनुभवों का विश्लेषण है। किसी एक बात को नहीं बल्कि अनंत अनुभवों के आधार पर उसे विश्लेषित किया जाता है।
डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार साहित्य के अनंत विस्तार को देखते हुए मिथक की दुनिया बड़ी छोटी है। नए कवि वर्तमान की अतीत और अतीत के वर्तमानता में विश्वास करते हैं। समसामयिक अव्यवस्था के ठोस और गहरे रंग में चरितार्थ करने हेतु कवियों ने पुराकथाओं तथा मिथकों का भरपूर इस्तेमाल किया है। वस्तुतः मिथक आदिम मनुष्य का यथार्थ है, जबकि साहित्य सभ्य मनुष्य का यथार्थवाद है, जिसमें उसका अपना उद्देश्य और दृष्टिकोण भी समाहित है। साहित्य मिथक नहीं है, परंतु साहित्य में मिथक का साभिप्राय प्रयोग होता है। साहित्यकार मिथकीय बिंबों द्वारा आदिम विश्वासों को नया रूप देता है और संप्रेषण की समस्या का समाधान करता है। लेखक एक प्रकार का मिथ मेकर है। वह अवचेतन में से एक आद्य सत्य को भाषा देता है। उदाहरणार्थ, मुक्तिबोध की कविताओं में मिथकीय प्रतीकों, सपनों का अधिकांश प्रयोग किया गया है। उनकी प्रत्येक कविता भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस, भैंसे, पशु पक्षी, पेड़ पौधों आदि से विन्यस्त नया मिथक रचती है। मुक्तिबोध के मिथक छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त रहते हैं, फिर उनकी टकराहट एक व्यापक यथार्थ की अभिव्यक्ति करती है। मिथकों में असंभव के स्थान पर संभव का, यथार्थ के स्थान पर अयथार्थ का तथा अविरोधी के स्थान पर विरोधी का चयन शेक्सपियर का पैटर्न रहा है, जिसमें अस्तित्व का संकट झांकता रहता है। रचनाकार अपने युगीन सत्य के उद्घाटन और जटिल मानसिकता के रेखांकन में मिथकों को सहारा लेता है और रचनाकार के मूल्यांकन के लिए समीक्षक को उसी तत्व को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना पड़ता है। हाँ, यह अवश्य है कि यह प्रवृत्ति बौद्धिक, विचार विश्लेषण प्रधान तथा मनोवैज्ञानिक अधिक है। इसके अतिरिक्त यह अनेक विचारधाराओं से प्रभावित भी है। कामायनी के मूल्यांकन से ही मिथक पर विचार हिंदी साहित्य में किया जाने लगा है, जिसके आधार पर यह कहा गया है कि कामायनी का मनु वेदकालीन मनु न होकर प्रसादकालीन है। वह उस संक्रमण काल का मनु है जिसमें भारतीय समाज सांस्कृतिक जीवन मूल्यों से कटकर औद्योगिक तथा सयांत्रिक होने की दिशा में अग्रसर है। केदारनाथ मिश्र की प्रभात की केकई रचना में दशरथ और केकई दोनों ही समकालीन षड्यंत्र प्रधान राजनीति की विडंबनाओं के संवाहक हैं। दिनकर के कुरुक्षेत्र का युधिष्ठिर भयानक महायुद्धों के दुष्परिणामों से आतंकित होकर इतिहास के अध्याय पर रोता है और रसेल की मानवतावादी चेतना का प्रसार करता है। धर्मवीर भारती का अंधायुग, कनुप्रिया, रमेश, नरेश मेहता का संशय की एक रात, नागार्जुन का भस्मासुर, दुष्यंत कुमार का एक कंठ विस्पाई जैसी रचनाएं मिथक के क्लेवर में कई प्रकार की समकालीन समस्याओं की जटिलता का विश्लेषण करती हैं। नाटकों में जगदीश चंद्र माथुर का पहला राजा, सुरेंद्र वर्मा का द्रौपदी, डॉक्टर शंकर शेष का अरे मायावी सरोवर मिथकीय प्रयोग की नवता के सुंदर उदाहरण हैं। उपन्यास में आचार्य चतुरसेन शास्त्री का वयम रक्षा में, हजारी प्रसाद द्विवेदी का पुनर्नवा, नरेंद्र कोहली का अवसर मिथक प्रयोग की दृष्टि से उल्लेखनीय है। वस्तुतः इन रचनाओं में मिथकीय पात्रों, मिथकीय घटनाओं, मिथकीय मूल्य तथा विचारों को एक नया आयाम मिला है। वे समसामयिक परिवेश के कटु यथार्थ बन गए हैं। इन रचनाओं की मिथक चेतना में संतुलन तथा प्रयोगशीलता का अद्भुत कलात्मक समन्वय है। मिथकीय समीक्षा में मूल प्रतीकात्मक अर्थ या आद्य बिंब और उनसे जुड़े मिथकों के अर्थ को जानने का प्रयत्न किया जाता है, क्योंकि साहित्य में अंतर्निहित मिथक अनंत अनुभवों का विश्लेषण हुआ करता है। मिथ की आलोचना भाषिक आद्य सत्य को जो अवचेतन में निहित है खोज निकालती है। वस्तुतः मानव की एक मूलभूत आवश्यकता है, वह मिथकों का निर्माण करे। मिथक मात्र सृजनशील रचनाकार को ही प्रभावित नहीं करता, वरन वह संकल्पनाएं, वह शैली शिल्प भी प्रस्तुत करता है, जिनकी सहायता से मिथ की आलोचना के लिए किसी साहित्यिक कृति की आलोचना संभव हो पाती है। मिथ की आलोचना साहित्य की स्वायत्तता की पक्षधर है, किंतु आलोचक को सीमित दायरे में नहीं बांधती।
अपितु दूसरे ज्ञान विज्ञान से भी संबद्ध होने को कहती है, जिससे यथार्थ के प्रति उसकी दृष्टि एवं उस यथार्थ की अनुभूति के तरीके में विस्तार हो सके। मिथक के अनेक अर्थ स्तर होते हैं जो रचनाकार के बोध के द्वारा प्रक्षेपित होते हैं। अप्रस्तुत के प्रस्तुतिकरण के लिए भाषिक स्तर पर भी अनेक रचनाकार मिथकीय संबंध शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऐसे शब्द बहुत सार्थक होते हैं क्योंकि वे स्थितियों, समग्र अनुभवों, मनोदशाओं, मूल्यों, जीवन दृष्टियों, वास्तविकताओं, घटनाओं आदि के संक्षिप्त एवं सरलीकृत पर्याय बनकर आते हैं। निष्कर्षतः मिथकीय व्याकरण से परिचित समीक्षक के लिए साहित्य की भाषा को समझने में अधिक सुनिश्चितता तथा क्षमता आ जाती है। साहित्य में गंभीरता का आधार मिथक ही है। इसमें अंतर्मुक्त रहस्य जिज्ञासा को सींचता रहता है। वास्तव में लेखन मूलतः एक मिथकीय प्रक्रिया है। तो विद्यार्थियों, मिथक को लेकर के हमने जितने उसके आयाम हैं, जितने पाश्चात्य विद्वानों ने, भारतीय विद्वानों ने अलग अलग एंगल से, दृष्टिकोण से उसको समझाने की कोशिश की है, वो हमने आपको समझाने की कोशिश की है। आशा है आपकी समझ में आ गई होगी मिथक की परिभाषा, मिथक का अर्थ, मिथक का पूरा स्ट्रक्चर। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछिए। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए। अपने दूसरे सहपाठियों के साथ वीडियो को साझा कीजिए, और यदि हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और नए नए टॉपिकों के साथ जुड़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए। हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं जल्दी। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।